अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज की इस वीडियो में मेरा टॉपिक है लिबिया की कहानी। नाजरीन, पहले दिन बिजली बंद हो गई, नेशनल ग्रिड ट्रिप कर गया और देखते ही देखते आधा मुल्क अंधेरे में डूब गया। लोग जाती जनरेटर चलाने पर मजबूर हो गए। दूसरे दिन सूरत हाल मजीद गंभीर हो गई। मुल्क भर में मोबाइल फ़ोन सर्विसेज बंद होने लगी। टेलीविज़न, रेडियो और इंटरनेट भी जवाब दे गया और अखबारात की इशाअत भी रुक गई। बिजली ना होने की वजह से शहर में वाटर और सेवरेज का सिस्टम भी बैठ गया। घरों में पानी खत्म हो गया और लोग बाल्टियां लेकर गली गली फिरने लगे। सेवरेज सिस्टम चौक होने की वजह से कमोड्स भर गए और फजला कमरों में बहने लगा। तीसरे दिन पेट्रोल पंप्स भी बंद हो गए। पेट्रोल की सप्लाई मुनक़ता हो गई थी। इसी दिन पुलिस, रेंजर्स और खुफिया इदारों के अहलकार भी ड्यूटी छोड़कर अपने अपने घरों को रवाना हो गए। वो जाते जाते असलहा भी साथ ले गए थे। लोगों ने पुलिस को गायब होते देखा तो इन्होंने थानों पर हमला करके बाकी असलहे पर कब्जा कर लिया था। चौथे दिन बेनगाजी के नज़दीक कंटोनमेंट पर भी कब्जा हो गया। हजूम छावनी तक पहुंचा। फौज ने शुरू में लोगों को रोकने की कोशिश की, लेकिन हजूम ज़्यादा था और नफरी कम। दूसरा, फौज ने अपने लोगों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया। चनाचा आध घंटे की मज़ाहमत के बाद जवानों ने मज़ाहमत छोड़ दी और यूं हजूम छावनी में दाखिल हो गया। फौज की गाड़ियों, तोपों और टैंकों पर कब्जा हो गया। बारूद खाने के दरवाजे तोड़कर राइफलों, मार्टर, गोलों और दस्ती बम्बों पर भी कब्जा कर लिया गया था और इसके बाद असल खाना जंगी शुरू हुई। लोग फौजी जीपों पर निकलते थे और मशीन गनों से फायरिंग करते हुए शहरों में दाखिल हो जाते थे और मुखालिफिन को सरेआम गोली मार देते थे। मुखालिफों को महसूस हुआ, हमने अगर इनका मुकाबला करना है तो फिर हमारे पास भी असलहा होना चाहिए। लिहाजा ये भी निकले और करीबी छावनियों पर धावा बोल दिया, जिसके बाद इनके पास भी असलहा आ गया। हुकूमत ने नए दस्ते और फौजी बेनगाजी भिजवा दिए। फौज ने हजूम पर फायर खोल दिया। सड़कों और गलियों में लाशें बिछ गईं। अवाम के पास भी असलहा मौजूद था। ये भी बाहर निकले और फौज पर हमला कर दिया और यूं एक हफ्ते में पूरे मुल्क में खाना जंगी शुरू हो गई। कर्नल कज़ाफ़ी इस वक्त तराबलस में था। इसने अपने आप को बचाने की आखिरी कोशिश की, लेकिन इख्तियार और इक़्तिदार दोनों इसके हाथ से निकल चुके थे। फौज, पुलिस और सदर के ज़ाती गार्ड्स तीनों तितर बितर हो चुके थे। कज़ाफ़ी को महसूस हुआ, मैं बुरी तरह फंस चुका हूँ। इसने दरमियान का रास्ता निकालने की कोशिश की और नेशनल ट्रांजिशनल कौंसिल NTC के नाम से इंटरिम गवर्नमेंट बना दी, लेकिन इस वक्त तक बहुत देर हो चुकी थी। अवाम ने यह फार्मूला मानने से इनकार कर दिया। आलमी ताकतें तैयार बैठी थीं। चनाचा सिर्फ 11 दिन बाद अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी कौंसिल ने कर्नल कज़ाफ़ी, इसके ख़ानदान, दोस्तों का काबीना और मुल्क के तमाम असासे मुंजमद कर दिए। लिबिया की फ़िज़ाई हदूद भी बंद कर दी गईं और केस इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट भिजवा दिया गया। इसके साथ ही मुल्क मुकम्मल तौर पर जाम हो गया। ये सूरत हाल हफ्ता भर जारी रही। इसके बाद कर्नल कज़ाफ़ी के लोगों को होश आया। ये भी जमा हुए। इन्होंने भी हथियार उठाए और बागियों के साथ लड़ना शुरू कर दिया। कर्नल कज़ाफ़ी की फोर्सेस का पलड़ा भारी हो गया और इन्होंने समुद्री शहरों का कब्जा वापस ले लिया। आलमी बिरादरी लिबिया पर नजरें जमा कर बैठी थी। ये किसी कीमत पर लिबिया में अमन नहीं चाहती थी। लिबिया को यहाँ तक पहुँचाने के लिए बहुत सरमायाकारी हुई थी। लिहाजा जूं ही लिबिया में गवर्नमेंट की रट वापस आने लगी, अक़वाम मुत्तहिदा ने लिबिया पर बमबारी का हुक्म जारी कर दिया। नेटो फोर्स आगे बढ़ी और लिबिया पर बमबारी शुरू हो गई। बमबारी ने लिबिया की तमाम फौजी तनसीबात, छावनियाँ, असलहा खाना, गाड़ियाँ, सड़कें, पुल, रेलवे लाइंस, नेवल बसेस और इंटरपोर्ट्स तबाह कर दिए। फौज और कर्नल कज़ाफ़ी बार बार सेज फायर का ऐलान करते रहे, लेकिन नेटो फोर्सेस ने बमबारी जारी रखी। कर्नल कज़ाफ़ी ने बागियों को मुज़ाकरात की दावत भी दी, लेकिन बागियों ने यह पेशकश मुस्तरद कर दी। ये सिलसिला 15 फरवरी 2011 को शुरू हुआ था और अगस्त के वस्त तक पूरा लिबिया खंडर बन चुका था। बस दारुल हुकूमत तराबलिस का कब्जा बाकी था। अगस्त के आखिर में बागियों और नेटो फोर्सेस ने इकट्ठा हमला किया और तराबलिस भी फतह हो गया।
बागी कामयाब हो गए, लेकिन इनसे पहले नेटो फोर्सेस तराबलिस पहुंची और कर्नल कज़ाफ़ी के महलात और ख़जाने पर कब्जा कर लिया और यूं दुनिया का अमीर तरीन अरब मुल्क नेटो के कब्जे में चला गया। कर्नल कज़ाफ़ी तराबलिस से गायब हो गया। अक़वाम मुत्तहिदा ने 16 सितंबर 2011 को नेशनल ट्रांजिशनल कौंसिल को तस्लीम कर लिया और इसे हुकूमत बनाने की इजाज़त दे दी, लेकिन इस वक्त तक लिबिया में कुछ नहीं बचा था। फौज मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुकी थी। पुलिस और सोल इंतज़ामिया का कोई वजूद नहीं था। सड़कें, पुल, एयरपोर्ट्स और बंदरगाहें ख़त्म हो चुकी थी। स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटियाँ बंद थीं। फैक्ट्रियाँ, बाजार और मंडियाँ ख़त्म हो चुकी थी। स्टोर्स और गोदाम आवाम लूट चुके थे। मुजरिम जेलों से फरार हो चुके थे। बिजली, पानी, गैस और पेट्रोल का निज़ाम फना हो चुका था। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का वजूद नहीं था। फ्लाइट्स और बहरी जहाज़ों का सवाल ही पैदा नहीं होता था। अदालतों का वजूद भी नापेद हो चुका था। मुल्क छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम था और हर हिस्से पर कोई ना कोई मसलहा मलेशिया काबिज था और वो किसी दूसरे को इस हिस्से में दाखिल नहीं होने दे रहा था। हजारों लड़कियां रेप हो चुकी थी, हजारों लोग जख्मी थे और इनके लिए डॉक्टर्स थे और ना अद्वियात। लाशें गलियों में पड़ी पड़ी गल रही थी। खुराक बहरान संगीन हो चुका था और बच्चे माओं के पेट में मर रहे थे और अगर खाना जंगी से कुछ बच गया था तो वो निटोले गई थी। चनाचा लिबिया एक चूसी हुई हड्डी बनकर रह गया था। कौमी हुकूमत ने 3 साल हालात कंट्रोल करने की कोशिश की। मलेशिया खत्म करके मुल्क को दोबारा इकट्ठा करने की सही हुई। इलेक्शन भी हुए, पार्लियामेंट भी बनी, लेकिन दोनों बड़ी सियासी जमातें GNC और JCP किसी सियासी मिसाक पर राजी ना हो सकें, जिसके नतीजे में 16 मई 2014 को लिबिया में दूसरी सोल वार शुरू हो गई। ये जंग 6.5 साल जारी रही और इसने लिबिया का मुकम्मल कचूमर निकाल दिया। हजारों लोग मर गए, लाखों गैर मुल्की वर्कर्स वापस चले गए। लिबिया में सिर्फ मिस्र के 20 लाख वर्कर्स काम करते थे, वो भी वापस लौट गए। मुल्क की 1/3 आबादी तेवंस में पनाह लेने पर मजबूर हो गई। ये लोग अब वहाँ मजदूरी करते हैं या भीख मांगते हैं। लिबिया दुनिया में तेल बेचने वाले 20 बड़े ममालिक में शामिल था। ये रोजाना 16 लाख बैरल तेल पैदा करता था, लेकिन खाना जंगी की वजह से ये पैदावार 90% कम हो गई। लिबिया की इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी LIA दुनिया की बड़ी सरमायाकार अथॉरिटी थी। इसके अकाउंट में $56 बिलियन और 100 टन सोना था। ये भी सरमाए के साथ ख़त्म हो गई। खाना जंगी ने बच्चों की परवरिश पर खौफनाक असरात छोड़े। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट्स के मुताबिक लिबिया के बच्चे खुराक की शदीद कमी का शिकार हैं और अगली नस्लें दहाइयों तक लागर और बीमार होंगी। मुल्क में हज़ारों की तादाद में प्राइवेट जेलें बन चुकी हैं और इनमें लाखों लोग कैद हैं। इन्हें तावान के लिए पकड़ कर बंद कर लिया है। बेशक कर्नल कज़ाफ़ी डिक्टेटर था और इसने 42 साल के इक़्तिदार में कौम को शख्सी आज़ादियों से महरूम रखा था, लेकिन इसके बावजूद इसके दौर में अमन, खुशहाली, लॉ एंड ऑर्डर और सिस्टम था। शहरियों को रोजगार भी मिल रहा था और खुराक, इलाज और तालीम भी। मुल्क में हर चीज़ की फरावानी थी, लेकिन कौम शख्स आज़ादियों की तलाश में दुनिया की तमाम नेमतों से महरूम हो गई और ये सारा खेल 13 जनवरी 2011 को पैदा हुआ। बेदा शहर से शुरू हुआ था। इस दिन हजूम ने पुलिस की एक कार को आग लगा दी और इसके बाद फिर पूरे मुल्क में आग लग गई। अवाम के एहतजाज को बेदा शहर से बनगाजी और फिर वहां से तराबलिस पहुंचते देर न लगी, यहाँ तक कि अवाम ने कर्नल कज़ाफ़ी को सीरत शहर में मोर्चे से निकालकर जलील करके कत्ल कर दिया। ये जंग असूली तौर पर कर्नल कज़ाफ़ी की मौत के बाद खत्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन सोल वार के बारे में कहा जाता है कि ये तनूर की आग होती है। ये अगर एक बार तनूर से बाहर आ जाए तो फिर ये पूरे जंगल, पूरे गांव को राख मनाए बगैर खत्म नहीं होती। और लिबिया में भी यही हवा। इनकलाबियों ने वहाँ फर्द वाहिद गद्दार का नारा लगाया और इसके बाद पूरा मुल्क जलकर राख हो गया। आज लिबिया के बारे में कहा जाता है कि इस मुल्क को कर्नल कज़ाफ़ी के लेवल तक वापस लाने के लिए भी 50 साल चाहिए। चनाचा इनकलाबियों ने इनकलाब लाते लाते पूरे मुल्क का जनाजा निकाल दिया है और इस खेल में कर्नल कज़ाफ़ी के साथ साथ मुल्क में आग लगाने वालों के हाथ भी कुछ नहीं आया। वो भी अंधी गोलियों का निशाना बन गए।
इस मुल्क की बर्बादी से सिर्फ इन मुल्कों ने फ़ायदा उठाया जिन्हें लीबिया के असलहे, लीबिया के पेट्रोल और लीबिया की दौलत से ख़तरा था। वो मुल्क ये तीनों चीज़ें ले गए और पीछे कब्रें, ज़ख्मी और लावारिस लोग रह गए। और ये लोग आज आसमान की तरफ झोली उठाकर अल्लाह से माफ़ी मांग रहे हैं, अपनी हिमाकत पर आंसू बहा रहे हैं, लेकिन वक्त का पहिया बहुत आगे जा चुका है। मुझे महसूस हो रहा है हम भी तनूर की आग को तनूर से बाहर ला रहे हैं, हम भी ये अंजाम काश्त कर रहे हैं, हम भी लीबिया बनना चाहते हैं। अल्लाह हमारे मुल्क को अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, आमीन।